गवालापुर गांव में अमरावती अकेले रहा करती थी। अमरावती के दो बेटे थे। दोनों ही पढ़ लिख कर शहर कमाने जा चुके थे और उन्हें अपनी मां अमरावती से कोई लेना देना नहीं था। काफी साल बीत चुके थे। अमरावती अपने बेटों के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके बेटे उनसे मिलने नहीं आए, जिसकी वजह से अमरावती को कान्हा जी के शरण में जाना पड़ा। कान्हा जी को वो अपनी औलाद और अपना सब कुछ मानती। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। कान्हा जी की मूर्ति को अमरावती लोरी गाकर सुना रही होती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन मंगली का आना होता है। अरे रे रे, मैं तो तेरा गाना सुनकर यहाँ आई हूँ। अरे आहिस्ता बोल, मेरे लल्ला जाग जाएंगे। अरे अमरावती, कब तक ऐसे पागलों की तरह इस मूर्ति को अपनी औलाद मानती रहेगी? मंगली की तेज आवाज सुनकर जल्दी से अमरावती कृष्ण जी की मूर्ति को खाट पर सुलाकर मंगली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर लाती है। अरे मंगली, तुझे कितनी बार कहा है, घर में आया कर तो शोर मत मचाया कर। मेरे लल्ला अगर एक बार जाग जाते हैं तो उन्हें दोबारा नींद नहीं आती जल्दी। देख अमरावती, मैं मानती हूँ तेरे दोनों बेटे कई सालों से तुझसे मिलने तक नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कान्हा जी की भक्ति में इतनी पगला जाए कि उन्हें अपनी औलाद मानकर उन्हें खाना खिलाए, नहलाए, सुलाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, भला मूर्ति में भी जान होती है। देख, तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन मेरे लल्ला के बारे में कुछ मत बोल। बता, किस काम से आना हुआ है यहाँ? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि जन्माष्टमी आने वाली है, तूने गांव में सरपंच जी को कितना चंदा दिया है? मैंने अपने सोने के कंगन को बेचकर पैसे दिए हैं जन्माष्टमी के लिए, ताकि मेरे लल्ला के जन्मदिन पर अच्छे से इंतजाम हो जाए। तेरा कुछ नहीं किया जा सकता, तो सच में कान्हा जी के पीछे पगला गई है। हे प्रभु, इस बुढ़िया को सद्बुद्धि दो, इस उम्र में सठिया गई है। अरे सठिया तो तुम गांव के लोग गए हो, जो मेरे लल्ला के बारे में उल्टा सीधा कहते रहते हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। अमरावती कान्हा जी की मूर्ति यानी अपने लल्ला की खूब देखभाल करती। सारा दिन अमरावती अपने लल्ला को लाड़ लड़ाती, उसके आसपास रहती और अपने लल्ला का खूब ध्यान रखती। एक रोज मंगली गांव की ही एक औरत से बात कर रही होती है। अरे अमरावती के बारे में क्या कहूँ, वो तो कृष्ण जी की मूर्ति लेकर इतनी पागल हो गई है कि हर वक्त उसे अपनी गोद में लेकर लल्ला लल्ला करती रहती है। अरे मैंने भी सुना है, पूरे दिन अमरावती घर में रहती है और कान्हा जी की मूर्ति लिए उसे लल्ला लल्ला करती है। लगता है बेचारी बेटे के छूट जाने के गम में पागल हो गई है। और कल मैं उसके घर गई थी तो वो अपनी कान्हा जी की मूर्ति लिए उसे लोरी सुना रही थी, लेकिन मुझे कहने लगी आहिस्ता बोलो, और हाथ पकड़कर घर से बाहर तक ले आई। मैंने भी कल से कान पकड़ लिए, उसके घर नहीं जाऊंगी। अरे इतनी बेइज्जती कौन करता है? ये सारी बातें गांव के तीन शरारती लड़के सुन रहे होते हैं और वो एक दूसरे की शक्ल देखकर कहते हैं। राजेश भाई, सुना तूने? अमरावती काकी कान्हा जी की मूर्ति को अपना बेटा मान बैठी है। उन्हें परेशान करना तो बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, उन्हें परेशान करना तो बनता है। चल चल के आज उनके कान्हा जी को चुरा लिया जाए। वैसे भी कल जन्माष्टमी है, देखते हैं कैसे ढूंढ पाती है अपने बेटे को बुढ़िया। इतना कहकर वहां मौजूद लड़के हंसने लगते हैं। देर रात अमरावती के घर में जाकर वो चुपके से उनके कान्हा जी की मूर्ति को चुरा लेते हैं। अब अगली सुबह जब अमरावती की नींद खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मेरे लल्ला को कौन उठा कर ले गया? लल्ला कहाँ है तू? तेरे बिना मेरी सांस न रुक जाए। लल्ला सुन रहा है ना तू? अमरावती काफी समय तक कान्हा जी की मूर्ति को ढूंढती है और जब वो रोने लगती है तब आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई तेरे कान्हा जी की मूर्ति को ले जाएगा? तू कहाँ थी जो तुझे पता ही नहीं चला? देख अमरावती, हम सभी जानते हैं कि तू कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्तन है, लेकिन रोना धोना बंद कर। हम सभी गांव वाले मिलकर तेरे लिए वैसी ही कान्हा जी की मूर्ति ला देंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई और कान्हा जी की मूर्ति नहीं चाहिए। और वो कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि मेरे लल्ला थे, लल्ला। उनकी सांसें चलती है। तुम्हें क्या पता कि एक माँ की ममता और एक औलाद का प्यार क्या होता है? सच में अमरावती काकी का दिमाग खराब हो गया है। अब मूर्ति में भी कहीं धड़कनें होती हैं। कैसी बातें कर रही हैं अमरावती काकी? सुबह से शाम का समय हो चुका था। जन्माष्टमी के उत्सव में गांव जगमगाया हुआ था, लेकिन भूखी प्यासी अमरावती अपने लल्ला के गुम हो जाने के बाद सदमे से रोई जा रही थी।
सुबह से अमरावती ने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन तभी अमरावती चक्कर खाकर गिर जाती है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर अमरावती को कुछ खाने पीने की सलाह देता है, लेकिन अमरावती बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि जब तक उसका लल्ला उसे नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी। अब अमरावती की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद कान्हा जी अमरावती के पास आते हैं। मैया देखो, मैं आ गया। मैया अपनी आंखें खोलो। कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानती और तू मुझे मैया मैया क्यों कह रहा है? अरे मैं ही तो आपका लल्ला हूँ। आप मुझे पहचानने में भूल कैसे कर सकती हैं? आज मेरा जन्मदिन है और आप यहाँ भूखी प्यासी रो रही हैं। ये मुझसे देखा नहीं गया तो मैं तुरंत आपके पास चला आया। मुझे मूर्ख बनाता है। अभी बताती हूँ, कहाँ है मेरा डंडा? और ये अमरावती किससे बातें कर रही हैं? सच में इनका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे अमरावती काकी, तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है। दिमाग तो तेरा खराब हो गया है। तुझे मेरे सामने ये लड़का नजर नहीं आ रहा जो मुझे मैया बता रहा है? अरे भगवान बचाए तुझसे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलो यहाँ से, अमरावती सच में पागल हो गई है। वहां लोग जो मौजूद थे अब वहां से चले जाते हैं। तभी अमरावती उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहती है, जो कि कान्हा जी थे। लेकिन कान्हा जी तो अमरावती को मनाने आए थे, लेकिन अमरावती मान ही नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को कान्हा जी बता रहे हो, तो तुम मेरे लल्ला को ढूंढ कर लाओ और बताओ कि मेरे लल्ला किसके पास है और कहाँ है। बस इतनी सी बात मैया। अभी लो, मैं उन बदमाशों को गांव के बरगद के पेड़ पर बांध देता हूँ जिन्होंने आपके लल्ला को चुराया है, और आपके लल्ला को तुरंत लेकर आता हूँ। कान्हा जी तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं और पहुंचते हैं धीरज और राजेश के पास, जहां कान्हा जी अपनी मूर्ति को गोद में लेते हैं और चुटकी बजाते ही दोनों को बरगद के पेड़ पर बांध देते हैं। अरे पल भर में हम इस पेड़ पे कैसे बंधे मिले? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। भाई कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? हम अचानक पेड़ में कैसे बंध सकते हैं? वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये काम अमरावती काकी के लल्ला का तो नहीं है, जिन्हें वो अपना बेटा मानती है? हो सकता है वो असल में भगवान हो और हमने उन्हें चुराकर भूल कर दी हो। अब धीरज और राजेश को पेड़ में बंधा देखकर गांव वाले हैरान थे और वो उनसे पेड़ में बंधे होने का कारण पूछते हैं। अरे तुम दोनों इस पेड़ पर कैसे बंधे हुए हो? किसने बांधा तुम्हें? अरे ये सब किया धरा अमरावती काकी के लल्ला का है। उसे हमने चुरा लिया था। उसके बाद हम यहाँ कैसे आ गए हमें भी नहीं पता। हाँ हाँ, अमरावती काकी के लल्ला यानी कान्हा जी की मूर्ति को हमने ही चुराया था और हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि हमें पता भी नहीं चला कि हम इस पेड़ में कब और कैसे बंध गए। हमें खोल दो, हमें खोल दो मंगली काकी। अब सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि धीरज और राजेश ने मिलकर अमरावती काकी की कान्हा जी की मूर्ति को चुराया था। लेकिन जब गांव के लोग अमरावती काकी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अमरावती काकी कान्हा जी की मूर्ति को लिए उन्हें खाना खिला रही थी और मूर्ति भी खाना खा रही थी। और ये देखो जरा, अमरावती मूर्ति को खाना खिला रही है और खाना गायब भी हो रहा है। मतलब इसका तो यही मतलब हुआ कि साक्षात कान्हा जी खाना खा रहे हैं। हे भगवान, आपके दर्शन हो गए। अरे जी, अमरावती को अब तक हम लोग पागल समझ रहे थे। असल में उस अमरावती को तो साक्षात कान्हा जी दिख रहे हैं और कान्हा जी तो अमरावती के हाथों से खाना भी खा रहे हैं। अरे मेरा लल्ला है तो भला खाना कैसे ना खाए मेरे हाथों से। तुम लोगों का तो पहले से ही दिमाग खराब है, जो मुझे पागल बता रहे थे। जब गांव वालों को अपनी आंखों से ये सारा दृश्य नजर आता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस दिन के बाद से कोई भी अमरावती को पागल नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सच्चाई को देख जो लिया था। सुमित्रा और केशव का एक लौता और लाडला बेटा कन्हैया अपने माता पिता का बहुत लाडला था। सुमित्रा और केशव भी अपने लाडले बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसे प्यार में कन्हैया शरारती हो गया था। एक रोज सुमित्रा लड्डू गोपाल की पूजा कर रही होती है, तभी कन्हैया चुपके से वहां आता है और लड्डू गोपाल के सामने रखे लड्डुओं को उठाकर चुपके से भाग जाता है। इधर जब सुमित्रा आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसने जो लड्डू गोपाल के आगे लड्डू रखे थे वो तो गायब थे। कान्हा, कान्हा, जरूर ये लड्डू उसी कान्हा ने चुराए हैं। अब जब सुमित्रा कन्हैया के कमरे में जाती है तो वो देखती है
कि कान्हा अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए उन्हें जल्दी जल्दी खा रहा है। ये देखकर सुमित्रा कन्हैया के कान पकड़कर कहती है, कन्हैया, कितनी बार कहा है, लड्डू गोपाल के हिस्से का लड्डू मत लिया कर। अब लड्डू गोपाल बुरा मान गई तो? आपको अपने लड्डू गोपाल की चिंता है, लेकिन अपने इस भोले भाले मासूम से कन्हैया की चिंता नहीं है। और आप भी जानती हैं कि मुझे लड्डू देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे कान्हा की शरारत। बदमाश कहीं का। चल, अब स्कूल नहीं जाना जो इधर उधर घूम रहा है। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता स्कूल। टीचर जी के डंडे और स्कूल के सिलेबस से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अभी तो मैं इतना सा हूँ, लेकिन कभी आपने मेरे बस्ता देखा है जो कि इतना भारी है कि मैं उसके नीचे आकर दब के मर जाऊंगा। ये तो क्या बोल रहा है? अभी तो तू इतना सा है और ऐसी ऐसी बातें करता है। मुझे तो कभी कभी तुझे समझना मुश्किल हो जाता है। चल, अब कोई बहाना नहीं, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। माँ, आप मुझे क्यों नहीं समझती हैं? पिताजी को जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाना है, वो मेरी छुट्टी करवा देते हैं। लेकिन पिताजी शहर से कब आएंगे? अच्छा है जो तू अपने बाप से दूर है, वरना उनका बस चले तो तुझे स्कूल ही ना भेजे। ये बोलते हुए सुमित्रा कन्हैया को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी और कुछ ही देर में सुमित्रा कन्हैया के मना करने के बाद भी उसे स्कूल छोड़ाती है। कन्हैया भी उदास मन से स्कूल चला जाता है। अब देर शाम जब सुमित्रा लड्डू गोपाल के भोग के लिए प्रसाद तैयार कर रही होती है, तो थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाती है। इतने में कन्हैया भोग के प्रसाद को झूठा कर देता है। हे भगवान! ये क्या किया इस लड़के ने? ये तो दिन पर दिन शरारते होता जा रहा है। कितनी बार मना किया है इसे, कैसे समझाऊं? कन्हैया, मैंने मना किया था ना, लड्डू गोपाल के प्रसाद को हाथ नहीं लगाना है। फिर ये भोग का प्रसाद झूठा क्यों किया? माँ, मुझसे भोग का प्रसाद देखने के बाद रहा नहीं गया और मैंने भी प्रसाद चख लिया। वैसे प्रसाद अच्छा बना है, अब लड्डू गोपाल को भी पसंद आएगा। मैंने टेस्ट कर लिया है ना, मीठा भी बराबर है। हे प्रभु, ये लड़का और इसकी मासूमियत! मैं इसके इस प्यार भरी निगाहों को देखकर इसे कुछ कह भी नहीं पाती। माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। मुझे पता है अभी आप गुस्से में हैं और मुझे पढ़ने के लिए कहने वाली हैं, लेकिन मैं किताबों को खेल के आने के बाद ही हाथ लगाऊंगा। कान्हा, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे सुन तो मेरी बात। कितना शरारती है ये लड़का, मेरी तो एक नहीं सुनता। सुमित्रा कन्हैया को बाहर खेलने जाने से मना कर रही थी, लेकिन कन्हैया कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। वो खेलने चला जाता है। अब अगली सुबह सुमित्रा कन्हैया के लिए खाना पीना तो बना देती है, लेकिन जैसे ही सुमित्रा कन्हैया को स्कूल ले जाने लगती है, वो रोने लग जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अगर गया भी तो मुझे कुछ हो जाएगा। माँ, आप समझ नहीं रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले तक तो तू ठीक था, लेकिन अचानक तुझे क्या हो गया? मुझे ये तो पता है कि तेरा स्कूल जाने का बहाना है ये सब। आज आज आराम कर ले, लेकिन मैं तेरी कल से एक नहीं सुनने वाली। हाँ ठीक, कल से आप मुझे मारकर स्कूल छोड़ आना, लेकिन आज मैं स्कूल नहीं जा सकता। हाँ हाँ, कल तो तुझे मैं किसी भी हाल में स्कूल छोड़कर ही आऊंगी। तो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बहाने करने लगा है ताकि तुझे स्कूल ना जाना पड़े। कल का भी बहाना है मेरे पास। माँ को मैं कैसे समझाऊं, इतना छोटे बच्चे पर कितना बोझ पढ़ाई का है। अब अगले दिन सुबह जब सुमित्रा कन्हैया को स्कूल जाने के लिए कहती है, तो वो भागता हुआ पूजा घर में जाकर कमरे में बंद हो जाता है और सुमित्रा दरवाजा पीटती रह जाती है। कन्हैया, आज भी तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? अच्छा, नहीं जाना तो दरवाजा तो खोल बेटा। कान्हा, तो सुनता क्यों नहीं? माँ, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, तो नहीं जाऊंगा, बस आपको कह दिया ना। अच्छा, एक बार दरवाजा तो खोल मेरे लाल। मैं कब कह रही हूँ कि तू स्कूल जा। कन्हैया, दरवाजा खोल। सुमित्रा दरवाजा पीटती रह जाती है, लेकिन कान्हा दरवाजा नहीं खोलता और वो एक कोने में बैठकर खुद से कहता है, आज ये होमवर्क क्यों नहीं हुआ और ये काम कौन करेगा? ये याद करके लाना था ना। अरे, ये भी नहीं किया। चलो क्लास से बाहर जाकर मुर्गा बन जाओ। हाथ आगे करो। नहीं, मैं नहीं जाता स्कूल। इधर सुमित्रा अपने काम में लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका लाडला कान्हा थोड़ी देर में दरवाजा खोल ही देगा। लेकिन जब कान्हा पूजा वाले कमरे में बैठा खुद से ये बोल रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? और तुमने खुद को क्यों बंद कर रखा है?
ये तो गलत है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो अभी से पहले कोई नहीं था। मेरा नाम गोपाल है और मैं तो तुम्हें यहाँ परेशान देख कर आया हूँ। और तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। मुझे मेरी टीचर होमवर्क ना करने पर मारती हैं, मुर्गा बना देती हैं, यहाँ तक कि इतना ज्यादा काम देती हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। और तुम मुझे स्कूल जाने को कह रहे हो? मेरे प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। अच्छा, अब तुम स्कूल जाओ, मैं कहता हूँ कि सब अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो तुम मेरी जगह स्कूल जाकर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा है तो ठीक है, अब कुछ दिन मैं तुम्हारी जगह स्कूल जाऊंगा। वो कैसे, वो मुझ पर छोड़ दो। इतना कहने के बाद लड्डू गोपाल वहां से गायब हो जाते हैं और कन्हैया का रूप लेकर स्कूल पहुंचते हैं, जहां वो स्कूल में जाते ही अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी टीचर का आना होता है। सबको जो काम दिया था वो सब करके लाए है ना? और कन्हैया, तुमने कल वाला काम पूरा तो कर लिया। हाँ हाँ, मैं करके लाया हूँ टीचर जी। क्या बात है कन्हैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सारा काम करके आए हो आज। चलो अच्छा है। जी टीचर जी, मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा तेरी शिकायत आई है स्कूल से, तो मैं भी काम पूरा करके ले आया। अब कन्हैया यानी जो कि असल में लड्डू गोपाल थे, वो देखते हैं कि टीचर बहुत गुस्से वाली है। उसने कई बच्चों को तो क्लास से निकाल दिया है और कईयों को मुर्गा बनाकर सजा दी थी। अब जब लड्डू गोपाल घर आने लगते हैं, तो वो बस्ते के बोझ को भी झेल नहीं पाते। कन्हैया, मैं आ गया स्कूल से। तुम्हारा स्कूल तो सच में जाने लायक नहीं है, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये बस्ता इतना भारी है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कल भी तू स्कूल जाएगा ना? मैं यहाँ माँ को संभाल लूंगा। 2-3 दिन तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। वैसे अभी खाने को लड्डू मिल जाते तो। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ मंदिर से चुरा कर। माँ ने सुबह ही लड्डू चढ़ाए हैं लड्डू गोपाल पर। वैसे हम तो स्कूल जाते ही नहीं। पूरे दिन मक्खन चुराकर खाना और मित्रों के साथ खेलना, गाय चराना और गोपियों को परेशान करना, यही करते हैं पूरे दिन। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी टीचर या मम्मी पापा गुस्सा नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें गुस्सा होने ही नहीं देता। कन्हैया और लड्डू गोपाल कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन अब जब अगली सुबह लड्डू गोपाल कन्हैया बनकर स्कूल जाते हैं, तो क्लास में बैठते हैं। तभी क्लास में उस खड़ूस टीचर की एंट्री होती है और वो आते ही बच्चों से गुस्से में कहती है, जिसने काम नहीं किया है वो अपनी अपनी सीट के बेंच पर खड़े हो जाओ। टीचर जी, मैं तो काम करके लाया हूँ। कन्हैया के रूप में लड्डू गोपाल इतना बोलते हैं, वैसे ही टीचर गुस्से में आ जाती है। तभी लड्डू गोपाल चुटकी बजाते हैं और टीचर का गुस्सा शांत हो जाता है। ये देखकर रूही कन्हैया से कहती है, आज टीचर जी को क्या हो गया है? वो थोड़ा भी गुस्सा करती हैं, फिर एकदम से शांत हो जाती हैं। जरूर टीचर जी अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है रूही। देखा कैसे अभी मुझे डांटने वाली थी, लेकिन एकदम शांत हो गई। अब ऐसे ही 2-4 दिन और लड्डू गोपाल कन्हैया बनकर स्कूल जाते हैं और स्कूल में सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली टीचर को भी शांत कर देते हैं। और जब एक रोज लड्डू गोपाल कन्हैया को स्कूल जाने को कहते हैं, तो कन्हैया पहले तो स्कूल जाने से मना करता है और फिर जब वो स्कूल जाता है, तो उसे टीचर आगे बैठाती है और बड़े ही प्यार से बच्चों को पढ़ा रही होती है। ये सब क्या हुआ टीचर जी को? रूही देख तो कितने प्यार से पढ़ा रही हैं। कल ही तो तुझे कहा था ना, ये अपने गुस्से पर काबू पा रही है। जब लड्डू गोपाल के स्कूल जाने के बाद कन्हैया स्कूल जाता है, तो वो उस दिन के बाद से कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता, क्योंकि पहले से अब सब कुछ बदल चुका था। टीचर के प्यार के कारण बच्चे अब बड़े ही आराम से स्कूल जाते थे, जिसमें कन्हैया भी शामिल था। दोस्तों, क्या आपको भी बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं था? तो आप कौन सा बहाना बनाते थे ताकि आपको स्कूल ना जाना पड़े?